जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। अर्थात यदि हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा में सिलेबस दिया गया है उसकी 3rd यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और वह टॉपिक है मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र, अर्थात मध्य प्रदेश की नदियां या मध्य प्रदेश की जल प्रवाह प्रणाली। विगत वर्षों के यदि हम प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें तो वहां पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहीं से हुआ करती थी। यहाँ से हर साल 3 नंबर में एक ना एक प्रश्न जरूर आता था। यहाँ से कभी कभी लेंदी प्रश्न भी बन जाया करते थे, 6 नंबर के प्रश्न भी बन जाया करते थे। तो यहाँ से हमने सोचा कि आगे भी शायद प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको हमने सिलेबस के अंतर्गत रखा है और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक आपका एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और मध्य प्रदेश की नदियां मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान रखती हैं। वहाँ की कृषि की बात हो, औद्योग क्षेत्र की बात हो, सेवा क्षेत्र की बात हो, वहाँ सभी जगह पर नदियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को कवर करना ही है। चलिए, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं मध्य प्रदेश के विषय में। जैसे कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीप क्षेत्र का सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा नदियां यदि कहीं पर पाई जाती हैं, कहीं से निकलती हैं, तो वह क्षेत्र है मध्य प्रदेश। और यहां से नदियां बहुत ज्यादा निकलने के कारण कितनी नदियां निकलती हैं? 10 बड़ी नदियां निकलती हैं, लगभग 10 बड़ी नदियां निकलती हैं। छोटी नदियां तो बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो 10 बड़ी नदियां निकलने के कारण, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक नदियां निकलने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ज्यादा नदियां, लगभग 10 नदियों का उद्गम स्थल है। प्रमुख नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, बाकी छोटी छोटी नदियां तो बहुत हैं, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में यदि हम अपवाह तंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। कितने अपवाह तंत्रों का? 6 अपवाह तंत्र। कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहां पर 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। कहां कहां पर? एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, अपना अपवाह तंत्र बना रही हैं और उनकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश से ही निकलकर जा रही हैं, अर्थात उसके अपवाह तंत्र का प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और उनकी मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी मध्य प्रदेश पर पड़ता है। तो देखते हैं हम कौन कौन से 6 अपवाह तंत्रों का प्रभाव मध्य प्रदेश पर पड़ता है। तो यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के तंत्र की एक नदी है जिसे बोला जाता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब गंगा नदी और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वह सभी मिलकर एक तंत्र बनाती हैं जिसे कहा जाता है गंगा नदी तंत्र। और चूंकि आपको पता होगा कि गंगा नदी की सबसे प्रमुख नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और हमारे मध्य प्रदेश से निकलने वाली चंबल नदी, जो चंबल नदी है, पार्वती नदी है, वह किस में जाकर मिलती है? वह यमुना में जाकर मिलती हैं। तो वह आखिर हुए किसके भाग? तो वह हुए गंगा नदी तंत्र के। तो इसीलिए मध्य प्रदेश पर गंगा नदी तंत्र का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसके 3 उपतंत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक यमुना नदी उपतंत्र और एक टोंस उपनदी तंत्र और एक होता है सोन उपनदी तंत्र। 3 नदियां हैं। टोंस और सोन मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। यमुना नदी तो निकलती उत्तराखंड से है, लेकिन इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से चंबल हो गई, है ना, पार्वती हो गई, शिप्रा जो कि चंबल की ही सहायक है। तो ये नदियां कहां पर जाकर मिलती हैं? यमुना नदी में जाकर मिलती हैं। इसलिए ये तीनों नदी उपतंत्र मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तीनों ही उपतंत्र किसके हैं? गंगा नदी तंत्र के। इसलिए गंगा नदी तंत्र का भी प्रभाव मध्य प्रदेश में माना जाता है। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है? महानदी नदी तंत्र।
महानदी नदी तंत्र में भी मध्य प्रदेश की नदियों का प्रवाह है, वहां पर भी नदियां जाकर मिलती हैं, इसलिए महानदी नदी तंत्र का भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रभाव देखने को मिलता है। और गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी में बैनगंगा पैनगंगा मध्य प्रदेश से ही निकल कर जाकर मिलती हैं, इसलिए दक्षिण मध्य प्रदेश में प्रवाह किसका देखने को मिलता है, गोदावरी नदी तंत्र का। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो नदियां हैं वो तीनों अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश पर प्रभाव डालती हैं, मतलब वो मध्य प्रदेश से तो नहीं गुजर रही हैं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मध्य प्रदेश पर प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी हैं, गंगा नदी तंत्र है, महानदी नदी तंत्र है और गोदावरी नदी तंत्र है। यदि हम खंबात की खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मुख्यतः मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और मध्य प्रदेश पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा और उसकी सहायक नदियां आती हैं, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्रों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो 6 अपवाह तंत्रों का प्रवाह देखने को मिलता है। और वह कौन कौन से हैं, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और नर्मदा, ताप्ती और माही नदी अपवाह तंत्र। पीएससी 2020 की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा अपवाह तंत्र है, तो आपको ध्यान रखना है ये अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र का है। यहाँ पर जो भी नदियां हैं जितनी भी जा रही हैं वो यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं और यमुना नदी किस में जाकर मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसलिए ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र किसका है, माही नदी को छोड़ दिया जाए तो ये क्षेत्र किसका है, यह गंगा नदी तंत्र का क्षेत्र है। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो माही नदी तंत्र का है। यहाँ पर जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसका है आपका, ये भी गंगा नदी तंत्र का ही क्षेत्र है। यहाँ पर जो रेहंद है यह महानदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये नर्मदा नदी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, नर्मदा नदी तंत्र है और इसके नीचे ये ताप्ती नदी तंत्र है। क्लियर हुआ। और यहाँ पर बैनगंगा और पेंच और कन्हार ये जो नदियाँ नीचे की ओर जा रही हैं तो यह किसकी हैं, यह है गोदावरी नदी का तंत्र है। समझ में आया आपको सारे नदी तंत्र की कहां पर कौन से हैं, किस तरीके से हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यदि हम सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को संकरी कहा जाता है अर्थात शंकर देव की पुत्री भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी को शंकर देव की पुत्री कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसका नाम संकरी है। यदि हम अन्य नामों की बात करें तो इसे टालमी ने क्या कहा है, नामोदास कहा है। क्या कहा है, नामोदास। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसे मैकाल सुता भी कहा जाता है, सोमो देवी भी कहा जाता है, रेवा, सप्तगंगा और अमरकंठी, इन उपनामों से भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी को ही शंकर देव की पुत्री कहा जाता है, संकरी कहा जाता है। टालमी ने इसे नामोदास कहा है। इसके अलावा इसका नाम मैकाल सुता है, सोमो देवी है, रेवा है, सप्तगंगा है और अमरकंठी है। यदि हम उद्गम की बात करें कि नर्मदा नदी निकलती कहां से है, तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वतमाला किसके अंतर्गत आती है, सतपुड़ा के अंतर्गत ही आती है। तो मैकाल पर्वतमाला में 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो अमरकंटक है जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है वहां से निकलती है। तो कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल लिखिए। 3 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहां पर आता है, मैकाल पर्वतमाला में आता है। और मैकाल पर्वतमाला किसमें आता है, यह आता है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नर्मदा नदी की लंबाई को। तो नर्मदा नदी की यदि लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई भारत में है 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर, या इसे आप सरल शब्दों में याद करें तो 13-12 किलोमीटर। 13 बड़ा है, आगे आएगा, 12 पीछे छोटा है। तो 13-12 किलोमीटर क्या है, भारत में है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो वह है 1077 किलोमीटर। कितनी है, 1077 किलोमीटर, अर्थात 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिलन स्थल की बात करते हैं कि जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होती हुई चली जाती है, तो आखिर जाकर गिरती कहां है, तो यह है भरूच, गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिरती है।
कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और क्या बनाते हुए गिरती है? एस्चुरी बनाते हुए गिरती है। ध्यान रखना, जो नर्मदा नदी है वह रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हुई चलती है। किस में चलती है? रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होते हुए। और जब वह रिफ्ट घाटी में से प्रवाहित होकर चलती है तो उसे खुद का मार्ग नहीं बनाना पड़ता, उसे बना बनाया मार्ग मिलता है। दो पर्वतों के बीच में से चली जा रही होती है। एक तरफ विंध्याचल पर्वत होता है, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत होता है। तो इसके बीच में रिफ्ट घाटी में जब ये चली जाती है तो इसका वेग बहुत तीव्र होता है और वेग तीव्र होने के कारण यह सीधे जाके समुद्र में मिल जाती है, अपने मलबे का निक्षेप नहीं करती है। तो मलबे का निक्षेप किए बगैर सीधे से उसी तीव्र वेग से सागर में मिल जाना क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। वहां पर जो आकार बनता है, आकृति बनती है, वह एस्चुरी प्रकार की कहलाती है। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें कि आखिर नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो वह बंजर, तवा, दूधी, सेर और शक्कर हैं। बहुत सारी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ मुख्य मुख्य देखी हैं क्योंकि सहायक नदियां आपसे पूछी नहीं जाती हैं। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि आखिर दो चार यदि लिखने के लिए आ जाए तो कौन कौन सी हैं। तो बंजर है, तवा है, दूधी है, सेर है, शक्कर है, आदि है। याद करने का सरल सा तरीका बता देता हूं कि जो खाने की चीजें हैं और जो डराने की चीजें हैं वो सभी के नाम जिन चीजों से आते हैं वो सभी सहायक नदियां नर्मदा की हैं। जैसे कि शेर हो गया, है ना, बंजर हो गया, तो ये क्या डराने वाली होती हैं। तो शेर, बंजर ये किसकी हो जाएंगी? नर्मदा की सहायक हो जाएंगी। साथ ही साथ खाने वाली चीजें जैसे कि हम दूध को खाते हैं, है ना, शक्कर को खाते हैं, तो दूध हो गया, शक्कर हो गया। तवा पर रोटी बनाते हैं तो तवा, दूध, शक्कर ये इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां हो जाएंगी। जलप्रपात की बात करें कि नर्मदा नदी पर आखिर कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जितनी भी प्रायद्वीप की नदियां हैं वहां पर जलप्रपात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यहां पर नावों का आवागमन या जल परिवहन संभव नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि ये नदियां पठारी क्षेत्रों से प्रभावित होकर गुजरती हैं, और जब ये पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी तो कहीं पर स्थान में यह नीचे की ओर गिरेंगी तो कहीं पर ये समतल क्षेत्र में चलेंगी। तो जहां कहीं भी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो वहां पर एक आकृति बनती है जिसे कहा जाता है जलप्रपात। तो नर्मदा नदी भी बहुत सारे जलप्रपात बनाती है। जैसे कि जहां से निकलती है उसे अनूपपुर अमरकंटक कहा जाता है, तो अनूपपुर में ही दो जलप्रपात बनाती है जिसे दुग्ध धारा और कपिल धारा कहा जाता है। तो अनूपपुर में कौन कौन से जलप्रपात बनाती है? दो बनाती है, एक दुग्ध धारा और एक कपिल धारा। आगे बढ़ती है, जबलपुर में पहुंचती है और जबलपुर के भेड़ाघाट में एक जलप्रपात बनाती है जिसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात। फिर आगे बढ़ते हुए महेश्वर में पहुंचती है और महेश्वर में एक जलप्रपात बनाती है जिसे कहा जाता है सहस्त्रधारा। कौन सा जलप्रपात कहा जाता है? सहस्त्रधारा। और हांडिया बड़वाहे में जब ये पहुंचती है तो वहां पर मंधाता और दार्दी नामक जलप्रपात बनाती है। ये जलप्रपात आप याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, या सीधा आ जाएगा नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपातों के नाम लिखिए। तो आपको यदि आप क्रम से लिखते हैं कि अनूपपुर में कौन से हैं, जबलपुर में कौन से हैं, महेश्वर में कौन से हैं, हांडिया बड़वाहे में कौन से हैं, तो आपको नंबर मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अनूपपुर में कौन कौन से? दुग्धधारा, कपिल धारा। आगे बढ़ी, जबलपुर में पहुंची तो जबलपुर के भेड़ाघाट में कौन सा? धुआंधार। फिर आगे बढ़ी और महेश्वर में पहुंची तो वहां पर सहस्त्रधारा, और इसके बाद हांडिया बड़वाहे में मंधाता और दार्दी जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे भारत की हृदय रेखा, भारत की क्या कहा जाता है? हृदय रेखा कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच हृदय क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए वहां से जो बहने वाली नदी है उसे हृदय रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर? धार्मिक आधार पर। जिस तरीके से गंगा नदी का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, तो 15 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। यह सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड नरसिंहपुर के पास में इनका निर्माण करती है, इन कुंडों का निर्माण करती है, जो कि धार्मिक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? सतधारा का निर्माण करती है, भीमकुंड का और अर्जुन कुंड का निर्माण करती है। भारत की 5 बड़ी अंदर बहने वाली नदियों में यह तीसरी बड़ी नदी है। नर्मदा नदी कौन सी बड़ी नदी है? तीसरी बड़ी नदी है। प्रथम 2 नदी यदि अंदर बहने वाली नदियों की बात करें तो पहला स्थान गोदावरी का आता है, दूसरा कृष्णा का आता है। यदि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों की बात करें तो सबसे पहला स्थान गोदावरी का, दूसरा कृष्णा का और तीसरा नर्मदा का आता है। यह सदावाहिनी प्रायद्वीपीय नदी है। कैसी है? सदावाहिनी प्रायद्वीपीय नदी है।
बात करते हैं अगली नदी का, जिसे कहते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी के यदि हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसे पौराणिक नाम इसका चर्मावती और महाभारत में इसे पूर्णा कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? चर्मावती कहा गया है, और महाभारत में क्या कहा गया है? पूर्णा कहा गया है। यदि हम चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करें कि यह कहां से निकली है, तो जो सिगार चोटी है, सिगार चोटी के निकट जानापाव पहाड़ी से यह निकलती है। और जानापाव पहाड़ी में भी कहां से निकलती है? तो महू जिला के अंतर्गत जो बांचू पॉइंट आता है, सॉरी इंदौर जिले में महू आता है, और महू के अंतर्गत एक बांचू पॉइंट आता है, वहां से यह नदी निकलती है। यदि आपको ये बांचू पॉइंट याद नहीं रहता तो चल जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना होगा कि इंदौर के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। कौन सी पहाड़ी से? जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यदि हम मिलन स्थल की बात करते हैं तो यह इटावा जिले के उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में इटावा जिला आता है, इटावा जिला के पास में जाकर एक किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। याद करिए, मैंने बताया था कि चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। इसलिए इटावा उत्तर प्रदेश का जिला है, उसके समीप जाकर किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, बनास प्रमुख नदियां आती हैं। जलप्रपात की बात करें कि ये कौन कौन से जलप्रपात बनाती है, तो राजस्थान कोटा के निकट एक जलप्रपात बनाती है जिसे कहा जाता है चूलिया जलप्रपात। क्या कहा जाता है? चूलिया जलप्रपात। वैसे ही इंदौर में भी ये बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है, जैसे कि पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता है। कौन कौन से बनाती है? पाताल पानी का निर्माण करती है, झाड़ीदाह का करती है, और शीतला माता जलप्रपात का निर्माण करती है। यह मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करती है। जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तरी सीमा में किस किस की सीमा का निर्धारण करती है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। किसकी सीमा का? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से बीहड़ का निर्माण होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो चंबल नदी जब उत्तर की ओर जाती है तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कम पानी गिरने के कारण वहां पर वृक्ष बहुत कम होते हैं, और वृक्ष कम होने के कारण जो मृदा के कण होते हैं वह कैसे होते हैं? बिखरे हुए अवस्था में होते हैं। जब ये नदी उन क्षेत्रों से गुजरती है तो वहां पर बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बीहड़ की समस्या से ग्रस्त जिले कौन कौन से हैं, तो जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र हैं वह बीहड़ की समस्या से ग्रसित हैं। यदि हम चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो वह कितनी है? 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर का मार्ग यह तय करती है। तो कितनी लंबाई है? 965 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन करते हैं ताप्ती नदी का। किसका अध्ययन करते हैं? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। निकलती कहां से है यह? तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई, बैतूल में आता है मुल्ताई, उसकी काली सिंध पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? काली सिंध पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी नदियां आती हैं उनके उद्गम स्थल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षाओं में स्पष्ट तौर पर पूछे जाते हैं। तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई, बैतूल के काली सिंध पहाड़ी से निकलती है। आपको ध्यान रखना है किससे निकल रही है? सतपुड़ा श्रेणी से निकल रही है। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? तो इसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है, शंकर की पुत्री नर्मदा को कहा जाता है, और सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है। इसे सुरसुता, पयोष्णी, सहसा और भादो और भदवा भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री, सुरसुता, पयोष्णी, सहसा, भादो और भदवा भी कहा जाता है। मिलन की बात करें तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए, यह भी रिफ्ट घाटी में बहती हुए चलती है, और कहां पर? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो पूर्णा इसकी सहायक नदी है। बंदरगाह की बात करें तो यह राजस्थान में जाकर रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह का निर्माण करती है। किस किस का? रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह का निर्माण करती है। बात करें हम सोन नदी। सोन नदी भी मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह गंगा की सहायक है। उद्गम की बात करें तो यह सोनभद्र में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम है, जैसे कि नंद नदी और हिरण्यवाहु। क्या है? नंद नदी और हिरण्यवाहु इसके अन्य नाम है। इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर का मार्ग यह प्रशस्त करती है। 780 किलोमीटर मार्ग चलती है। मिलन की बात करें तो यह पटना, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, तो पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो किसकी सहायक हुई? सोन, गंगा की सहायक हुई। क्लियर है? कहां पर जाकर मिल रही है? पटना के निकट जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है।
सहायक नदी की बात करें तो जोहिला, जारवही, वनास, गोपद, रिहंद और कन्हेर इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? जोहिला है, जारवही है, वनास है, गोपद है, रिहंद है और कन्हेर इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना की बात करते हैं तो इस पर सबसे प्रमुख परियोजना है जिसे कहा जाता है बाणसागर परियोजना। क्या कहा जाता है? बाणसागर परियोजना। कहां पर स्थित है? तो यह शहडोल में स्थित है। कहां पर स्थित है? शहडोल में स्थित है। और इस परियोजना की विशेषता यह है कि यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। यदि हम मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसके जो बिजली उत्पादन होती है उसके वितरण की बात करें तो यहाँ पर 2:1.5 का अनुपात है। कितना है? 2:1.5 का अनुपात है। यहाँ पर 2 भाग मध्य प्रदेश को मिलता है, 1.5 भाग बिहार को मिलता है और 1 भाग उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। तो ये परियोजना पूछी जाती है। बाणसागर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। बाकी हम जब मध्य प्रदेश में परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल से बाणसागर परियोजना को पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। कहां पर है? तो शहडोल में है। और क्या इसकी विशेषता है? बात करते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी के अन्य नाम क्या है? बेत्रावती। इसे बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहा जाता है। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। ध्यान रखिए, मैंने नर्मदा नदी में भी बताया था कि इसे भी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है? नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो गंगा नदी जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है उसी तरीके से बेतवा नदी में भी प्रदूषण बहुत अधिक है, इसलिए प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो रायसेन की कुमरा जो गांव है रायसेन का, वहां से निकलती है। और ध्यान रखना, रायसेन में जो कुमरा गांव है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है। कहां पर है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी नदी सतपुड़ा से निकल रही है और कौन सी नदी विंध्याचल से निकल रही है। वर्ष 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है। किसी नदी का प्रश्न आया था। चलिए, उद्गम स्थल देख लिया। कहां से? रायसेन के कुमरा गांव से। लंबाई की बात करते हैं तो 380 किलोमीटर का मार्ग यह प्रशस्त करती है। और कहां पर जाकर मिलती है? तो हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक है। कहां पर? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो बीना, धसान और जामनी नदी इसकी सहायक है। कौन कौन सी हैं? बीना, धसान और जामनी। और जो जामनी नदी है, ध्यान रखना, यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यदि प्रारंभिक परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। यदि ऑप्शन में आपको बेतवा नदी नहीं मिलता तो आपको जामनी नदी लिखना है, और यदि जामनी नदी नहीं मिलता है तो बेतवा नदी लिखना है। बेतवा नदी की सहायक ही है जामनी। सीधे यदि सीमा के निर्धारण की बात करें तो जामनी नदी ही उसकी सीमा बनाती है, लेकिन यदि जामनी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको बेतवा लगाना है। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो आप बेतवा नदी लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा, और आप जामनी नदी लिखते हैं तो जामनी नदी में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सही तौर पर सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? जामनी। तो आपको क्या लिखना है? जामनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। इस पर माता टीला बांध का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ सिंचाई हेतु हलाली नहर का निर्माण किया गया है। कौन कौन सा है? माता टीला बांध, माता टीला बांध के साथ साथ हलाली नहर का निर्माण भी बेतवा नदी पर किया गया है। जलप्रपात की बात करें तो इस पर भालकुंड बीना नदी पर है, बीना सागर में है भालकुंड जलप्रपात, जो कि बीना नदी पर है। और बीना नदी सहायक किसकी है? बेतवा की है। बेतवा केन लिंक पर जो परियोजना है जो कि चलाई जा रही है बेतवा और केन नदियों के समूह पर, यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। कैसी है? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। सीधा प्रश्न 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना है, अर्थात केन नदी और बेतवा नदी पर यह परियोजना निर्मित है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह कहाँ से होता है? बुंदेलखंड से होकर यह गुजरती है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो बेतवा नदी में आप ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी में क्या है? एक तो इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, साथ ही साथ इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके किनारे देवगढ़ स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। देवगढ़ को क्या कहा जाता है? बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। कंचन घाट भी बेतवा नदी पर ही स्थित है। बात करते हैं हम शिप्रा नदी की।
शिप्रा नदी भी मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसके किनारे उज्जैन स्थित है। कौन सा स्थित है? महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। यदि हम उद्गम स्थल की बात करें तो इंदौर के पास काकराबाड़ी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये कहां पर? बेणेश्वर कुंड, काकड़ीबाड़ी पहाड़ी कहां है? बेणेश्वर कुंड से निकलती है। बेणेश्वर कुंड काकड़ीबाड़ी पहाड़ी पर स्थित है जहां से यह नदी निकलती है और ये कहां पर? इंदौर के निकट है। लंबाई की बात करते हैं तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 195 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। खान नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है जो कि इंदौर से होकर गुजरती है, ठीक है। और गंभीर नदी भी इसकी सहायक है। मिलन की बात करते हैं तो यह कहां पर जाकर मिलती है? तो मंदसौर के निकट जाकर यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। तो शिप्रा किसकी सहायक हुई? चंबल की सहायक हुई। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को कहा जाता है। और शिप्रा नदी जो है सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो महाकुंभ भरा जाता है उज्जैन, वो किस नदी के तट पर भरा जाता है? रामघाट है तो वह किस नदी के तट पर है? तो वह किसके तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है, क्योंकि शिप्रा नदी उज्जैन से होकर गुजरती है और उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन स्थित है और जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो भी इसके तट पर स्थित है। इसके तट पर कालियादेह, महाकाल मंदिर और रामघाट आते हैं। रामघाट वाला प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है और भी बार पूछा जा सकता है। तो उज्जैन के तट पर क्या क्या स्थित है? कालियादेह, महाकाल का मंदिर और रामघाट स्थित है। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं लेकिन थोड़ा सा कम महत्व रखती हैं। इनसे ज़्यादा प्रश्न लेंदी नहीं पूछे जाते, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कहाँ से उद्गम होती है या कहाँ से निकलती है, और एक दो विशेषताएं जो भी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक है कालीसिंध नदी। कौन सी नदी है? कालीसिंध नदी, जो कि चंबल की सहायक है। इसका उद्गम है देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पहाड़ से। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? देवास के पास बागली गांव से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप विंध्याचल पहाड़ भी, पर्वत भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको ये भी रखना है कि यह देवास जिले के बागली गांव के निकट से निकलती है। कहां पर मिलती है? चंबल में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर है। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है। कहां से निकलती है? विदिशा के सिरोंज से निकलती है और यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। किस में मिलती है? यमुना में। यह यमुना की सहायक है। यह गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न पूछा जाता है गुना को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो सिंध नदी बांटती है। और पालनपुर जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वह वहां से होकर यह बहती है, अर्थात वह इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद कुंवारी सिंध नदी आती है। कुंवारी सिंध नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? शिवपुरी के पठार से, जो कि भिंड में स्थित है और सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। तवा की बात करते हैं तो तवा पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। कहां पर जाकर मिल जाती है? तो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर बहती है? उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस पर अप्सरा, रजत और जमुना विफाल है। कौन सा है? जमुना विफाल, अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात। जमुना विफाल की विशेषता यह है कि इसमें नहाने पर इसका पानी चुभता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस जलप्रपात में नहाने पर उसका पानी चुभता है? तो किसमें? जमुना विफाल के पानी में नहाने पर। वहाँ के पानी में जब हम नहाते हैं तो वह स्किन में क्या होता है? चुभता है, चुभन पैदा करता है। बात करते हैं कैन नदी की। तो कैन नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला के कटनी के समीप कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। किसकी सहायक है? तो यह यमुना की सहायक है। यमुना में जाकर मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? तो इसे शक्तिमती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तिमती कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में कोपरा, व्यामा और व्यरना है। कौन सी है? कोपरा है, व्यामा है और व्यरना है। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट इसी नदी पर है। तो पूछा जाता है पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? तो केन नदी पर है। आपको ध्यान रखना है। बैनगंगा नदी की बात करें तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिवनी के पारसबाड़ पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पारसबाड़ा पहाड़ से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस पर कान्हा नंदन तट स्थित है। कौन सा तट स्थित है? कान्हा नंदन तट स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कान्हा नंदन तट किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है।
इसे सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा? सिवनी की जीवन रेखा। ध्यान रखना, बहुत सारी नदियों को किसी न किसी की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिवनी की जीवन रेखा बैनगंगा को कहा जाता है। और इसके बाद यदि मालवा की जीवन रेखा पूछी जाए तो मालवा की जीवन रेखा शिप्रा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वह बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम माही नदी की, तो माही नदी कहाँ से निकलती है? धार जिले से निकलती है। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो माही नदी धार जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और माही नदी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। किसे काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद टोंस, तमसा, इस टोंस नदी को क्या क्या कहा जाता है? तमसा या त्योन नदी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तमसा भी कहा जाता है और त्योन भी कहा जाता है। उद्गम कहाँ से निकलती है? सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती है? सतना जिले की कैमूर पहाड़ी से। सहायक किसकी है? गंगा की है। गंगा में जाकर मिल जाती है और पूर्णा जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पूर्णा जलप्रपात का। पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है, चंबल में जाकर मिल जाती है। वर्धा नदी बैतूल जिले से निकलती है और बैनगंगा में जाकर मिल जाती है। उसी तरीके से जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है? रीवा के पठार से निकलती है और टोंस नदी में जाकर मिल जाती है। बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है? रीवा के पठार से टोंस नदी में जाकर मिल जाती है। यदि हम इसके जलप्रपात की बात करें तो इस पर चचाई जलप्रपात है जो कि 130 मीटर ऊंचा है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद इसी पर केवटी और बहुटी जलप्रपात भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? केवटी और बहुटी जलप्रपात। तो ये तो हुई महत्वपूर्ण नदियां। और नदियां हैं जैसे कि बस इनके आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ उद्गम स्थल देखना है और किसकी सहायक ये रखना है। जैसे जामनी नदी है वो सागर जिले से निकलती है और बेतवा में जाकर मिल जाती है। धसान नदी है वह रायसेन जिले के बेगमगंज से निकलती है और बेतवा में मिल जाती है। पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव के पहाड़ से निकलती है और बैनगंगा में जाकर मिल जाती है। तो जामनी और धसान बेतवा की सहायक हैं और पेंच बैनगंगा की सहायक है। तो ये तो हुई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की उम्मीद होती है तो वह होती है या तो इनके उपनाम पूछ लिए जाएंगे कि किसे कहाँ की गंगा कहा जाता है, या फिर इनके उद्गम स्थल पूछ लिए जाएंगे या इनके प्राचीन नाम पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी जो मैंने आपको विशेषताएं कुछ कुछ नदियों की बताई हैं वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछ ली जाती हैं। नर्मदा नदी तो आपको पूरा ही याद करना है क्योंकि नर्मदा नदी आपको डिटेल्स में लिखने के लिए आ सकती है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। नर्मदा हो गई, शिप्रा हो गई, सोन नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई। तो ये नदियाँ क्या हैं जिनकी कुछ ज़्यादा ही विशेषताएं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में आती हैं। तो इनसे डिटेल में क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है। तो 5 नंबर के हिसाब से भी इनको आपको तैयार करना है। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं नदियों से संबंधित ही। जैसे कि वर्धा और बैनगंगा नदियों का जो संगम होता है उसे क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। पचमढ़ी में तवा नदी पर अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और डचेस जलप्रपात स्थित हैं। पूछा जाता है कि अप्सरा जलप्रपात किस नदी पर है, रजत जलप्रपात किस नदी पर है और डचेस जलप्रपात किस नदी पर? तो किस नदी पर है? तवा नदी पर है। और कहां पर है? तो पचमढ़ी में है। वीना नदी सागर में आती है और इस पर भालकुंड जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भालकुंड जलप्रपात है। और वीना नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा नदी की सहायक है। मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की समस्या पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन की आखिर समस्या है तो क्यों है। यहां से आपसे लेंदी प्रश्न बन सकता है। हमने मध्य प्रदेश में अभ्यास तंत्र को पढ़ा, अब हम जल से संबंधित समस्याओं को और देख लेते हैं। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, करीब 10 बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, इसीलिए तो इसे नदियों का मायका कहा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण और लगातार जल दोहन होने के कारण, प्राकृतिक के जो संसाधन है उनका अनियंत्रित दोहन होने के कारण जल की समस्या से मध्य प्रदेश जूझता रहता है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन की कमी बनी रहती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हो क्या रहा है, इससे नदियों के जल स्तर में गिरावट आ रही है। धीरे धीरे नदियों के जल स्तर में क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। नदियां गर्मियों के टाइम पर सूख जाती हैं। भूमिगत जल संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि नदियों का जो जल स्तर है वो कम हो रहा है। भूमिगत जल संसाधन का अत्यधिक दोहन होने के कारण जो नीचे का जल है वो भी जल स्तर जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है।
आप देख रहे होंगे वर्तमान में बोरवेल की संख्या बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेशों में। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बोरवेल की संख्या बढ़ रही है, पृथ्वी के अंदर से भूमिगत जल को ज्यादा निकाला जा रहा है, उससे भी जो जल स्तर है वह नीचे की ओर जाता जा रहा है। धरातलीय जल का उचित उपयोग ना कर पाना, जब बारिश के समय में बारिश होती है, धरातल पर पानी आता है तो उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता, उसका संग्रहण नहीं किया जाता है, वह सीधा बह जाता है और बहने के कारण सीधा नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाकर मिल जाता है। जो तालाब होते हैं उनका भी पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। वर्षा की अनिश्चितता होती है, कहीं पर पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है तो कहीं पर सूखा क्षेत्र निर्मित हो जाता है। जैसे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड में हमेशा ही सूखा बना रहता है। तो जहां पर पानी अधिक होता है वहां का पानी क्या है, बह के आगे निकल जाता है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। और जहां पर पानी कम है वहां पर तो वैसे ही पानी कम होने के कारण वहां पर बोरवेल अधिक किए जाते हैं, और बोरवेल अधिक होने से भूमिगत जल की मात्रा भी कम हो जाती है। जल शोधन यंत्रों की कमी है, जल शोधन यंत्रों की कमी होने के कारण जो पानी का अशुद्ध रूप है उसे हम शुद्ध रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। जलाशयों एवं जल संग्रह क्षेत्रों की कमी है, हमारे यहाँ बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जल संग्रह क्षेत्रों की कमी होने के कारण भी मध्य प्रदेश जल संसाधन की समस्या से जूझता रहता है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका होते हुए भी, या मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां प्रवाहित होने के बावजूद भी यहां पर जल संसाधन की समस्या बनी रहती है। क्लियर हुआ? यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की समस्या क्यों बनी रहती है जबकि मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कहा जाता है, तो आप समझ गए कि मध्य प्रदेश में नदियां भले ही ज्यादा हैं, एक तो यहाँ की नदियां अधिकांशतः मौसमी है, मौसमी होने के कारण दूसरा जो वर्षा का जल होता है उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते, धरातलीय जल का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। धीरे धीरे हम भूमिगत जल का भी अत्यधिक दोहन कर रहे हैं जिससे भी जल स्तर नीचे जा रहा है, नदियों का जल स्तर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इन कारणों से भी क्या हो रहा है, हमें जल संसाधन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब बात आती है कि भूमिगत जल की हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं। यदि हमें जल को बढ़ाना है तो हम उसकी वृद्धि करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हमें वृक्षों को लगाना होगा। जैसे कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं धीरे धीरे वृक्षों की कटाई ज़्यादा होती जा रही है, और वृक्षों की कटाई ज़्यादा होने से मानसून पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है। तो हमें वृक्षारोपण ज़्यादा करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा आप वृक्ष लगाएंगे वर्षा की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जल प्रदूषण स्तर निवारण करना होगा, जो जल है प्रदूषित हो चुका है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका निवारण करना पड़ेगा। दूसरा, जल प्रदूषण को भी हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। जल प्रवाह का नियंत्रण करना पड़ेगा, जैसे कि वर्षा का जल जब आता है तो वह सीधे सीधे बाहर निकल जाता है, सीधे नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो हमें उसका समुचित उपयोग करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। जल का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ये है, इन चीज़ों का यदि हम उपयोग करते हैं तो भूमिगत जल में हम वृद्धि कर सकते हैं, और जो मध्य प्रदेश में जल संसाधन की समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि हलाली जलाशय को बाणसागर, बाणगंगा तथा थाला भी कहा जाता है। जो हलाली जलाशय है उसे क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे बाणगंगा और थाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ अन्य तथ्य हैं, इनको हम समझ लेते हैं और इसके साथ ही हमारे चैप्टर को समाप्त करते हैं। जो पूरम नाला है वह कहाँ पर स्थित है, तो पूरम नाला बालाघाट में स्थित है और 1936 में इसका निर्माण किया गया था। किसके? पूरम नाला का। ये प्रश्न पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, याद रख लीजिए, पीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो पूरम नाला कहाँ पर है? बालाघाट में। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। जमुना प्रपात जो है पचमढ़ी में है, इसे वी फॉल्स भी कहा जाता है, और क्योंकि इसमें स्नान करने पर, इसमें नहाने पर इसका पानी क्या होता है, चुभता है। ग्वालियर के समीप शांक नदी पर स्थित एक तिगरा बांध है। कहां पर है? तिगरा बांध है, जो कि ताजा पानी जलाशय के लिए जाना जाता है। यहां पर जो पानी होता है वो एकदम थोड़ा सा कुनकुना बना रहता है, ताजा रहता है। छतरपुर जिले में कैन और खद्दार नदियां स्नेह जलप्रपात का निर्माण करती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि स्नेह जलप्रपात कहां पर है, तो छतरपुर में है। किन नदियों द्वारा इसको बनाया जाता है, तो कैन और खद्दार नदियों द्वारा बनाया जाता है। पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है, और मकड़ई जो कि इको टूरिज्म स्पॉट है तवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मकड़ई कहां पर स्थित है, तो तवा नदी के किनारे स्थित है, और यह क्या है, इको टूरिज्म स्पॉट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए। इसके साथ ही जो जल संसाधन है या अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी थी उसको हमने इस चैप्टर के अंतर्गत समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।